हेलो डियर लर्नर्स। स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के इस टीचिंग लर्निंग पोर्टल पर। मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट आदर्श कॉलेज मध्य प्रदेश, आज आपसे चर्चा करूंगी कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। तो जानते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट है जिसमें आज हम फर्स्ट यूनिट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दिस इज द ओवरऑल टेबल ऑफ द कंटेंट जिसमें हम ये सभी चीजें इस आपके आज के लेक्चर में मौजूद हैं और कीवर्ड्स जो हैं इनको जानना समझना वो बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं हम इस कॉस्ट अकाउंटिंग में आगे क्या पढ़ने वाले हैं। So first is the learning outcomes. After going through this module, dear students, you will be able to understand and explain the conceptual framework of cost accounting. आप cost accounting का basic framework क्या है, कौन-कौन से concepts involve हैं, वो सभी आप जान पाएंगे. Then you will be able to understand the basic classification of cost and the overall classification we'll be discussing. Then you will be able to identify कि किस प्रोसेस के थ्रू आप कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। सो इन सभी लर्निंग आउटकम्स की हम चर्चा करेंगे जिसमें हम लागत लेखांकन के वैचारिक ढांचे को समझ सकेंगे। उसके बाद हम ओवरऑल जो मैंने आपको बताया कि कॉस्ट का क्लासिफिकेशन, कॉस्ट का एक विस्तृत वर्गीकरण कर पाएंगे और उसके बाद किस तरह उस कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है, उसका निर्धारण किस तरह, लागत जो है उसका निर्धारण किस तरह किया जाता है, उसकी हम व्याख्या कर सकेंगे। सो बिफोर गोइंग फर्दर टू आवर टॉपिक टुडे, मैं आपको एक क्लास पीछे ले जाना चाहूंगी जो कि आपकी प्रीवियस नॉलेज से आपको जोड़ पाएगा। आप फर्स्ट ईयर में थे, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट पढ़ा था। इस साल आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड ईयर में आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आपका जो सफर है वो फाइनेंशियल से कॉस्ट और कॉस्ट से मैनेजमेंट अकाउंटिंग तक होते होते यू विल बी कॉर्पोरेट रेडी प्रोफेशनल्स। आज की डेट में जो रिक्वायरमेंट है सभी कॉर्पोरेट्स में वो ये है कि वी गॉट ग्रेजुएट्स, वी गेट सो मेनी ग्रेजुएट्स बट दोज ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। सो हम आज के इस लेक्चर के दौरान जो भी पढ़ेंगे उसका जितना भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम समझ पाएंगे उसके थ्रू हम आपको कॉर्पोरेट रेडी प्रोफेशनल्स की तरफ मोड़ना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप जो इस तरह के आप नए स्टूडेंट्स आए थे हमारे कॉलेज में, आपने कहीं भी एडमिशन लिया है तो वहां से आप अपना सफर किस तरह एक अच्छे मुकाम तक आके तय करते हैं। तो चलिए जानते हैं एग्जैक्टली इज दी कॉस्ट अकाउंटिंग। हम कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक्चुअली क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। आपने अकाउंटिंग लास्ट क्लासेस में पढ़ा है। व्हाट एग्जैक्टली इज द अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अगर हम उन ट्रांजैक्शंस को अपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज द बेसिक अकाउंटिंग। उसी की एक ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग जो कि हमें कॉस्ट मतलब लागत के सभी कॉन्सेप्ट्स, उसके टूल्स, कौन कौन सी टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं हम, लागत के निर्धारण में क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा जाता है, हम सभी कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करें तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विसेज। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी प्रोसेस की, किसी भी सर्विसेज की अगर हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि उसकी लागत किस तरह की है, दैट मींस हम कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए तैयार हैं। दूसरा जो हम ऑब्जेक्टिव है उस पे आएंगे वो ये है टू असरटेन एंड क्लासिफाई द कॉस्ट। वंस वी हैव आइडेंटिफाइड द कॉस्ट, एक बार हमने कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हम उसको किस तरह असरटेन करें और किस तरह उसको क्लासिफाई करें। हम क्या वो कॉस्ट फिक्स्ड है, वेरिएबल है, किस नेचर की कॉस्ट है, किस तरह हम उसको क्लासिफाई करेंगे, वो भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। और कॉस्ट को या तो आप टोटल कॉस्ट पढ़ेंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे, या फिर पर यूनिट कॉस्ट, मतलब या तो कुल लागत के बारे में आप पढ़ाई करेंगे, आप उसकी स्टडी करेंगे कि ओवरऑल व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट, या फिर एक इकाई की लागत कितनी है। तो इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप आगे
डिटेल में पढ़ेंगे। So students, next objective is to analyze the cost for fixation of selling price. मतलब अगर हम cost को calculate कर पा रहे हैं तभी हम अपनी सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकते हैं। अगर हमें अपनी कॉस्ट के बारे में नहीं पता एग्जैक्टली हमारी कॉस्ट कितनी है तो शायद हम गलत सेलिंग प्राइस फिक्स करेंगे। तो अगर इफ वी आर अ बिजनेसमैन तो वी शुड नो आवर कॉस्ट सो दैट वी विल बी एबल टू डिटरमाइन आवर सेलिंग प्राइस। जैसे ही हमें कॉस्ट के बारे में पता है तो हम अपना सेलिंग प्राइस जो है वो आप उसका निर्धारण कर सकते हैं। सपोज अगर आपकी कॉस्ट यू नो योर कॉस्ट इज ₹10 तो प्रोबेबली यू विल बी एबल टू फिक्स योर सेलिंग प्राइस फॉर ₹15। तब आप ये देख पाएंगे कि 10 रुपए मेरी कॉस्ट आई, 5 रुपए का मैंने प्रॉफिट ऐड किया एंड आई विल बी एबल टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन ₹15। सो इस तरह से आपको कॉस्ट का जानना, कॉस्ट को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड असिस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट। हमें कॉस्ट को किस तरह, हमें अपनी लागत जो है, बिजनेस की ओवरऑल जो लागत है उसको किस तरह कम किया जाए सो दैट हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ पाएगा। इफ सपोज यू आर एबल टू रिड्यूस योर कॉस्ट, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। यू कैन हेल्प द मैनेजमेंट इन अ बेटर डिसीजन मेकिंग। सो नेक्स्ट वील स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कॉस्ट। अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट्स जो है कॉस्ट के बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। हम जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे आज हमारा डिस्कशन करेंगे। पहला है कॉस्ट। कॉस्ट एक्चुअली क्या होता है। दूसरा है कॉस्टिंग। तीसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। काफी बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि मैडम द्वारा, हमारे टीचर द्वारा हमें कॉस्ट के बारे में बताया गया, कॉस्टिंग के बारे में बताया गया, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बताया गया, बट कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट एग्जैक्टली कॉस्ट इज, व्हाट इज कॉस्टिंग, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। सो लागत एक्चुअली या कॉस्ट क्या है। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जितना भी आपने खर्चा किया है, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और टू रेंडर अ सर्विस। अगर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी जितना भी खर्चा आ रहा है वो उसकी लागत कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमने किसी मटेरियल की कॉस्ट पड़ी, हमने लेबर को जितना पेमेंट किया वो देखा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जिनसे आप अपने कॉस्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। दूसरा हमने देखा व्हाट इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग मतलब ऐसी तकनीक जिससे आप कॉस्ट को कैलकुलेट कर पाए। हर एक बिजनेस में, हर एक तरह के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो होते हैं सभी में कॉस्टिंग की जो टेक्निक्स होती है वो बहुत अलग होती हैं। अगर एक सर्विस सेक्टर है, सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कॉस्टिंग करने का तरीका जो है वो बहुत अलग होगा, उनकी कॉस्टिंग टेक्निक्स जो है वो बहुत डिफरेंट होंगी एज कंपेयर टू अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से कॉस्टिंग मतलब जो जिस तकनीक के द्वारा आप लागत का निर्धारण करते हैं तो वो होती है कॉस्टिंग। अब बात आती है कॉस्ट अकाउंटिंग की। जिस तरह हमने अकाउंट्स में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, व्हाट इज अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग इज कीपिंग अ प्रॉपर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल योर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, मतलब कॉस्ट से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन हैं, अगर आप उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखते हैं तो उसको कहा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। सो हमने 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा, कॉस्ट, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स मतलब वो तत्व जिनसे कॉस्ट बनी होती है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को, फॉर एग्जाम्पल इफ सपोज आई टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग अ सेफ्टी पिन, और मे बी इफ आई टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एन एरोप्लेन, तो किसी भी छोटी या बड़ी चीज को बनाने के लिए मात्र 3 ही एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला मटेरियल, दूसरा लेबर और तीसरा जो है एक्सपेंसेस है। तो पहला हमने देखा मटेरियल। मटेरियल मतलब वो सभी फिजिकल प्रोडक्ट जो कि हमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, आउटपुट को बनाने के लिए जो भी इनपुट एज एन रॉ मटेरियल लग रहा है, दैट इज द मटेरियल। मटेरियल कैन बी रॉ मटेरियल, स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स, किसी भी तरह का मटेरियल, बट वो फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए, दैट इज मटेरियल। सेकेंड इज लेबर।
जो भी अमाउंट हम वर्कर्स को पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज द लेबर चार्जेस। थर्ड इज द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपने सुना होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस वो सभी खर्चे होते हैं जो कि मटेरियल और लेबर को छोड़कर किए जाते हैं। फाइन। मटेरियल और लेबर के अलावा, मटेरियल चार्जेस और लेबर चार्जेस के अलावा जितने भी खर्चे किए जाते हैं उनको एक्सपेंसेस कहा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो इफ आई टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, हमने देखा मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस 3 एलिमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स। ये आप याद रखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स के कितने फॉर्म्स होते हैं, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो अब मटेरियल की हम बात करें तो मटेरियल है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो फॉर्म का। सिमिलरली लेबर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो अलग अलग नेचर के होते हैं। एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस तरह से हम उनको एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज द मटेरियल। मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया मटेरियल इज द कॉस्ट ऑफ फिजिकल मटेरियल विच इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। हम देखेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मे बी आपने वुड लिया, आपने स्क्रू ड्राइवर्स लिए, आपने ड्रिल मशीन यूज करी फॉर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, तो ये मटेरियल हो गया फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब हम बात करेंगे लेबर चार्जेस या लेबर इज द अमाउंट विच इज पेड टू वर्कर्स, मे बी वो एम्प्लॉयज या वर्कर्स टेम्पररी भी हो सकते हैं और परमानेंट वर्कर्स भी हो सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट लेबर चार्जेस। अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था डियर स्टूडेंट्स कि एक्सपेंसेस जो होते हैं वो अदर देन मटेरियल या लेबर, जो भी हम चार्जेस इनकर करते हैं बिजनेस में, दे आर दी expenses of the organization. So we have discussed about material, labor and expenses. These were the elements of cost. So अब हम बात करें, हमने जाना कि डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये 3 अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट में। तो हमने देखा अगर हम डायरेक्ट मटेरियल को डायरेक्ट लेबर के साथ जोड़ते हैं और उसको फिर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ जोड़ते हैं तो हमें एक फिगर मिलता है, उसको कहा जाता है प्राइम कॉस्ट। सो प्राइम कॉस्ट इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट जो है जिसको ओवरहेड्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम सभी इनडायरेक्ट चीजों को लेते हैं। तो हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को आप जैसे ही ऐड करोगे, जो आपको अमाउंट आएगा, जो आपको जितना भी जो भी फिगर आएगा, आप उसको बोलेंगे ओवरहेड्स। तो अभी हमने कुछ एलिमेंट्स की बात की थी, अब उन एलिमेंट से जुड़ के हम दो नए टर्म्स पे आ गए हैं, एक है प्राइम कॉस्ट और दूसरा है ओवरहेड्स। डियर स्टूडेंट्स, प्राइम कॉस्ट मैंने आपको बताया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आप याद रखेंगे डायरेक्ट 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 ऐड करेंगे तो आपको प्राइम कॉस्ट पे आप पहुंच जाएंगे। और सिमिलरली इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ वी ऐड विल गेट एन अमाउंट विच इज नोन एज ओवरहेड्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल जो है वो 2 टाइप के होते हैं। हमने बात की डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं। पहला उसका कंडीशन जो है वो ये है। दूसरी, इट कैन बी सीन इन आउटपुट, मतलब आप आउटपुट को देख के बता सकते हैं कि वो मटेरियल उसमें लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल शूज इन लेदर, जो शूज में है वो लेदर लगा हुआ है, तो लेदर इन शू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज द डायरेक्ट मटेरियल। सिमिलरली वुड, आप देख पा रहे हैं लकड़ियां, वुड इन दी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज द डायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल दे आर दी, जैसा कि नाम है उसका इनडायरेक्ट मटेरियल, दे आर इनडायरेक्टली यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड दे आर एंसिलरी मटेरियल।
और आप फाइनल आउटपुट को देख के ये नहीं पता लगा सकते कि इसमें ये यूज हुआ है, इसका इस्तेमाल किया गया है प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल शू मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप ये देख पा रहे हैं, शू मैन्युफैक्चरिंग में ये सभी चीजों का इस्तेमाल होता है। आप कटर्स का इस्तेमाल होता है, हथौड़ी का इस्तेमाल, नेल्स, इंच टेप एंड ऑल दोस थिंग्स, बट आउटपुट में ये कुछ भी नहीं देख पाते हैं आप। शूज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में दीज आर दी इनडायरेक्ट मटेरियल। सिमिलरली फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए दीज आर दी indirect material. So we got to know what exactly is the direct and indirect material. सिमिलरली लेबर की हम बात करेंगे, लेबर भी दो टाइप का होता है। एक है डायरेक्ट लेबर जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में उसका इस्तेमाल होता है। जैसा कि हमने देखा यहाँ कारपेंटर जो है उनकी सैलरी, मशीनिस्ट की सैलरी, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की सैलरी, दैट इज द अमाउंट विच इज पेड टू द वर्कर्स हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो उसको डायरेक्ट लेबर चार्जेस के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली अब हम बात करें इनडायरेक्ट लेबर की, तो हमने देखा स्टूडेंट्स जो डायरेक्ट लेबर थे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, बट कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो कि इनडायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस को होने में मदद करते हैं, उसके 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 प्रॉपर कंडक्शन में दे हेल्प्स अ लॉट इन द प्रॉपर कंडक्शन ऑफ द वर्किंग of the direct workers. So that is the indirect labor. For example, the salary to peons या store keeper या guards की salary जो होती है वो सभी indirect labor cost का हिस्सा होती है, because ये जो workers हैं ये directly production में help नहीं करते हैं, but some or the other way indirectly they help the direct workers to do their production well. So that is the indirect टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो अलग अलग टाइप के होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सभी खर्चे होते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जिनके बिना प्रोडक्शन प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रेत, गिट्टी, सीमेंट, ब्रिक्स, ये सभी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अगर बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये दे आर दी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो वाटर, पेट्रोल, ऑयल, फ्यूल चार्जेस, ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का हिस्सा है। इनडायरेक्ट expenses are those expenses without which प्रोडक्शन इज पॉसिबल। मतलब प्रोडक्शन में बहुत वो उनका प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट यू नीड टू एक्सपेंड देम, यू नीड टू डू दीज एक्सपेंसेस फॉर द स्मूथ कंडक्शन ऑफ द बिजनेस। जैसे हमने टैक्सेस की बात की, इंश्योरेंस की बात की, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, इन सब चीजों की बात की, तो दे आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो let us talk about the classification of cost। मतलब कॉस्ट को हम किस तरह उसको वर्गीकृत कर सकते हैं, उसका डिटेल्ड क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे कॉस्ट के। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन नेचर यू हैव गॉट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। बेस्ड ऑन एलिमेंट्स हमने देखा मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस तीन एलिमेंट्स होते हैं, इसी के बेसिस पे हमने उसको फर्दर क्लासिफाई किया है। बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी के हिसाब से एक नॉर्मल कॉस्ट होती है और दूसरी एबनॉर्मल कॉस्ट होती है। देन बेस्ड ऑन बिहेवियर यू हैव गॉट फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मतलब कॉस्ट का बिहेवियर कैसा है, वो किस तरह बिहेव कर रही है, क्या वो फिक्स है या वो वेरी कर रही है या फिर वो सेमी वेरिएबल है। तो वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉस्ट। नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन is based on decision making। मतलब निर्णय लेने के आधार पर जो कॉस्ट है उनका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह किया गया है। स्टैंडर्ड, मार्जिनल, इम्प्यूटेड, अपॉर्चुनिटी, बजटरी, संक, ये अलग अलग टाइप की कॉस्ट हैं जिससे हम बेहतर निर्णय लेने में बिजनेस को हेल्प होता है। देन बेस्ड ऑन फंक्शनिंग यू हैव प्रोडक्शन कॉस्ट, administration cost, selling, distribution and research and development cost। then based on controllability, मतलब हम कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं अपनी कॉस्ट को, उस कंट्रोलेबिलिटी के आधार पर एक कंट्रोलेबल कॉस्ट होती है, एक नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। ओके, सो वील बी डिस्कसिंग ऑल दीज काइंड ऑफ कॉस्ट इन डिटेल। सो चलिए
देखते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट कॉस्ट। हमने जाना डायरेक्ट कॉस्ट, ये बेसिक रिवीजन है, इनके बारे में मैं आपको पिछली स्लाइड्स में भी एक मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता चुकी हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज द डायरेक्ट कॉस्ट। वो सभी कॉस्ट जिनका प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्ट लेना देना है, वो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होती हैं, उनके बिना प्रोडक्शन करने के बारे में हम सोच नहीं सकते। तो रॉ मटेरियल जो है वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है, पावर, ऑयल, फ्यूल, सो दैट इज द डायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। कॉस्ट तो इनकर होगी बिजनेस में, मतलब वो एक तरह की लागत तो है, बट इट इज यूज्ड एज एंसिलरी टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। हमने देखा रेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी कॉस्ट हैं, बट दे आर नॉट डायरेक्टली अफेक्टिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। सो बेस्ड ऑन नेचर यू हैव इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट। बेस्ड ऑन एलिमेंट्स, हमने अगेन ये इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हम पिछली स्लाइड्स में ले चुके हैं। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ये तीन अलग अलग टाइप की कॉस्ट होती हैं बेस्ड ऑन एलिमेंट्स। बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, स्टूडेंट्स इफ आई डिस्कस अबाउट टाइम पीरियड, तो एक होता है कुछ पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। फाइन। तो टाइम पीरियड के आधार पर अगर हम पास्ट की कॉस्ट के बारे में बात करें तो उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कहा जाता है। फिर एक्चुअली कुछ कॉस्ट इनकर करते हैं जो प्रेजेंट में होती है। ये कॉस्ट जो है अगर मैंने अभी प्रेजेंट में इनकर करी ये कॉस्ट, तो मेरी ये कहीं कहलाई जाएगी एक्चुअल कॉस्ट। और जो पिछले कुछ टाइम में मैं जितनी भी कॉस्ट इनकर करी है वो मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट होंगी। और आने वाले टाइम में कुछ कॉस्ट में इनकर करने वाली हूं बिजनेस में, तो उसको कहा जाता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट या फ्यूचर के लिए सोची गई कॉस्ट। सो दैट इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। ओके, सो बेस्ड ऑन टाइम पीरियड डियर स्टूडेंट्स यू हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट सभी बिजनेस की पुरानी जो कॉस्ट होती है उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट ही कहा जाता है। उन हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे ही आप प्री डिटरमाइंड कॉस्ट की गणना कर सकते हैं। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन टाइम पीरियड। नाउ वी विल डिस्कस बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी, मतलब बिजनेस में जो नॉर्मल या एबनॉर्मल कंडीशंस है उनके आधार पर कॉस्ट किस तरह की होती है। तो पहली है नॉर्मल कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस। मतलब नॉर्मली अगर मुझे लेबर चार्जेस देना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, टैक्स है, इंश्योरेंस है, ये सभी मेरी नॉर्मल कॉस्ट है। एंड ये पॉजिटिव कॉस्ट कही जाती है बिजनेस की, मतलब इनके होने की वजह से हमारे बिजनेस में प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर दी पॉजिटिव कॉस्ट। दूसरी तरफ बात करें हम एबनॉर्मल कॉस्ट की, सो एबनॉर्मल कॉस्ट इज इनकर्ड ड्यू टू सम एबनॉर्मल रीजंस। वो रीजन कुछ भी हो सकता है। अभी हम देख पा रहे हैं कि कोविड पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 जो एक महामारी आई है उसकी वजह से काफी सारे बिजनेसेस में कॉस्ट जो है वो बहुत इन्फ्लेट हो गई है। तो वो इन्फ्लेटेड कॉस्ट जो है या वो कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट जो हमें बेयर करनी पड़ी, दैट इज दी एबनॉर्मल कॉस्ट। ये एबनॉर्मल कॉस्ट जो है ये एक तरह की नेगेटिव कॉस्ट होती है बिजनेस में, और उस नेगेटिव कॉस्ट की वजह से हमें लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं। तो मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट्स कि नॉर्मल कॉस्ट की वजह से आपको प्रॉफिट्स होते हैं और एबनॉर्मल कॉस्ट की वजह से आप लॉसेस बेयर करने होते हैं बिजनेस में। तो एबनॉर्मल कॉस्ट में हम बात करें तो फ्लड, अर्थक्वेक, कोई भी नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अगर हमें कोई कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी तो उसे कहा जाएगा एबनॉर्मल कॉस्ट। सो अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन बिहेवियर, मतलब कॉस्ट किस तरह बिहेव कर रही है। सबसे पहली कॉस्ट बिहेवियर के बेसिस पे हम जानेंगे। पहली है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो फिक्स रहती है, जो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस। इट डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। Next is your variable cost, and variable cost as the name suggests varies with the level of the production. Okay, ऐसी cost है जो कि हम देखेंगे कि वो वेरी करती है। ओके, इस तरह का कुछ इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, इट वेरीज। फाइन। एंड फिक्स्ड कॉस्ट की हम बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट इज
फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन अगर हम यहाँ देखेंगे प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है और टाइम देखेंगे तो प्रोडक्शन और टाइम के अकॉर्डिंगली फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड रहती है। इट डू नॉट चेंजेस विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। बट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वेरी करती है, वो कहीं ना कहीं अगर हमने प्रोडक्शन बढ़ाया तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, अगर हमने प्रोडक्शन कम कर दिया तो कहीं ना कहीं वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब हम अगेन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन बिहेवियर। हमने जाना फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या है, लैंड है, रेंट, इंश्योरेंस, फिक्स्ड एसेट्स, ये सभी फिक्स कॉस्ट होती हैं। और वेरिएबल एक्सपेंसेस एज वी स्टडीड दे वेरीज विद द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। तो ये रॉ मटेरियल, लेबर या इलेक्ट्रिसिटी, हमें रॉ मटेरियल उतना ही लगेगा जितना हमारा प्रोडक्शन है। अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो रॉ मटेरियल लेबर चार्जेस बढ़ेंगे, अगर हमने प्रोडक्शन कम किया तो रॉ मटेरियल या लेबर चार्जेस भी कम हो जाएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अब एक और कॉन्सेप्ट है सेमी वेरिएबल, मतलब ऐसी कॉस्ट जो कहीं ना कहीं कुछ एक्सटेंट तक फिक्स होगी, उसके बाद वो वेरी करेगी। तो अब हम बात करें फिक्स्ड सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के बारे में, तो दे आर फिक्स्ड टू सम एक्सटेंट बट दे वेरी डिसप्रोपोर्शनेटली। जैसे वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो बहुत प्रोपोर्शनेटली वेरी करती है, बट सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डिसप्रोपोर्शनेटली वेरी करेगी। एग्जाम्पल, गोडाउन का रेंट कुछ टाइम तक फिक्स रहता है, अगर आपने ज्यादा जो उसकी ऑक्यूपेंसी लेवल जो है वो बढ़ाया तो इट वेरीज। सिमिलरली टेलीफोन चार्जेस की भी हम बात करें तो लैंडलाइन टेलीफोन चार्जेस एट टाइम्स दे फ्लक्चुएट, सो दैट इज अगेन अ कॉस्ट विच इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के आधार पर, मतलब निर्णय लेने के। जब जैसे हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं हमारे सामने दो रास्ते आते हैं, हमें कहाँ जाना है, किस तरह जाना है। तो ये डिसीजन मेकिंग जो है इट्स अ टफ प्रोसेस, बट ये कुछ कॉस्ट जो है हमें डिसीजन मेकिंग करने में बहुत सहायक होती हैं। तो सबसे पहली जो कॉस्ट है डिसीजन मेकिंग के आधार पर वो है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड्स मींस फिक्स, अभी हम आगे बात करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में। फिर दूसरा है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। And next is imputed cost. Imputed cost means the cost which is paid by the businessman out of his ओन पॉकेट। उसकी सेल्फ ओन कुछ प्रॉपर्टी है, सेल्फ ओन कुछ जमीन है, उसकी अगर कॉस्ट है और वो उसको बिजनेस में यूज कर रहा है, दैट इज नोन एज इम्प्यूटेड कॉस्ट। हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग कॉस्ट, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव which is not chosen, it has been foregone by the businessman, so that is the opportunity cost. So for example opportunity cost को मैं यहाँ थोड़ा सा explain करना चाहूंगी स्टूडेंट्स। अगर सपोज आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप ए सप्लायर से खरीद सकते हो अपना माल और बी सप्लायर से। यू हैव गॉट टू ऑप्शंस टू परचेज ईदर फ्रॉम ए सप्लायर और फ्रॉम बी सप्लायर। आपको ऐसा लगा कि बी सप्लायर से माल परचेज करना इज अ बेटर ऑप्शन, तो दिस इज योर एक्चुअल कॉस्ट जो आपने बियर करी, मिस्टर बी को आपने पेमेंट किया, बट मिस्टर ए के पास भी वो प्रोडक्ट्स थे जिसको आपने एज एन ऑल्टरनेटिव माना था और उसको आपने फिर फोरगो कर दिया, उसको आपने नहीं अडॉप्ट किया। तो दैट इज द कॉस्ट which is the next cost of next best alternative। हमारे पास जो next best alternative है उसकी जो कॉस्ट होती है उसको कहा जाता है opportunity cost। और उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना इस वजह से जरूरी होता है क्योंकि फॉर एग्जांपल हमें कभी ये लगा कि मिस्टर बी ने जैसे हमें क्लेम्स किए थे वैसे वो सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो फिर हम दोबारा से पूरा प्रोसेस नहीं अडॉप्ट करेंगे, हाउ टू गेट दी सप्लायर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। we'll open the books of accounts and हम देखेंगे कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मतलब हमने जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो खोया उसको अब हम दोबारा बिजनेस में बुलवा सकते हैं, एंड दिस कैन बी योर एक्चुअल कॉस्ट इन नियर फ्यूचर। सो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बजटरी कॉस्ट एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, जो कि हमें बजट्स फॉर्मुलेशन में हेल्प करती है, सो दैट इज द बजटरी कॉस्ट। sunk cost is the cost of the technology which has become outdated। sunk से आप समझ पा रहे हैं, sunk मतलब डूब गया, तो ऐसी कॉस्ट जो डूब जाती है बिजनेस में उसे sunk cost के नाम से जाना जाता है। तो हमने
स्टडी किया टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग। अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन फंक्शंस, मतलब उनके फंक्शंस के आधार पर जो जो बिजनेस के जितने कार्य इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में, उनके आधार पर कॉस्ट कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहला है फंक्शंस के आधार पर प्रोडक्शन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जो भी कॉस्ट इनकर करनी पड़ी वो। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ओवरऑल एडमिनिस्टर करने के लिए ऑफिस के खर्चे जो होते हैं उनके लिए जो भी कॉस्ट इनकर करनी पड़ी, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। नेक्स्ट इज द द कॉस्ट ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट्स, माल को बेचने में। फॉर एग्जाम्पल सेल्स मैनेजर मैंने अपॉइंट किया है, डिस्काउंट मैंने दिया, सो दैट ऑल विल बी दी सेलिंग कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। देन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ कॉस्ट इनकर करनी होती है, तो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर ट्रांसपोर्टिंग योर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट मीन्स फ्रॉम योर बिजनेस टू द एक्चुअल कस्टमर और टू द कंज्यूमर्स, तो वहां तक पहुंचाने में जो कॉस्ट इनकर करी जाती है उसको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो आज के डेट की बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्ट है, जिसे नाकारना, मतलब जिसे बिजनेस में नाकारा नहीं जा सकता। सो बिजनेस में ये कॉस्ट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बेस्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अब मुझे फ्यूचर में किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है मार्केट में, किस तरह के सेगमेंट की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो मार्केट रिसर्च के आधार पर ही आप प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट करते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग एक होता है सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, उनकी जो कॉस्ट होती है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बिजनेस का। तो हमने जाना बेस्ड ऑन फंक्शंस इतने टाइप की कॉस्ट होती है। आप देख पा रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और इस मैन्युफैक्चरिंग में कुछ कॉस्ट इनकर की जाती है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, आप देख रहे होंगे यहाँ रॉ मटेरियल जो है वो एक लेआउट से दूसरे लेआउट पे जा रहा है, and this whole production process is being done by workers, और workers की जो cost है, raw material की जो cost है, machines की जो cost है, that is the cost of production function के आधार पर cost incur की जा रही है। सिमिलरली हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होती है, किसी माल को बेचने की कॉस्ट, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कॉस्ट टू द अल्टीमेट कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। सो इसी तरह ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। अब हम देखेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए जो फॉर्मेट यूज किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, कॉस्ट को कैलकुलेट किस तरह किया जाए। तो कॉस्ट के कैलकुलेशन में एक फॉर्मेट यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मेट को कहा जाता है कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट जो है इसमें हम बात करेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर्स है, हियर इट इज अमाउंट, हियर इट इज पर यूनिट कॉस्ट। यहां हम टोटल कॉस्ट की बात करेंगे, मतलब मैंने आपको शुरुआत में दो तरह की कॉस्ट बताई थी, एक कुल लागत थी और एक इकाई की लागत थी। सो दैट मीन्स आई वाज टॉकिंग अबाउट टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट। तो ये कॉस्ट शीट में आप टोटल कॉस्ट की गणना भी कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और पर यूनिट कॉस्ट को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। हमने शुरू में पिछली कुछ स्लाइड्स में बात की थी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस, तीन चीजों को ऐड करेंगे तो हमें जो मिलेगा फिगर उसको कहा जाएगा प्राइम कॉस्ट। फिर उसके बाद आप फैक्ट्री के कुछ खर्चे ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट में। जैसे ही मैंने फैक्ट्री के खर्चे ऐड किए तो मुझे जो फिगर मिला वो उसको कहा जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री की जो कॉस्ट आती है। उसमें अगर मैं उसमें अगर मैं ऑफिस के खर्चे ऐड करूंगी, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे ऐड करूंगी, उससे मैनेजमेंट रिलेटेड जो भी खर्चे उनको ऐड करूंगी, तो मेरा जो फिगर बनेगा उसको कहा जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन करने की जो कॉस्ट है, जो फाइनली मैंने प्रोड्यूस कर ली है सारी चीजें, उसकी जो कॉस्ट है दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसके बाद इफ आई ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस टू इट, तो इट बिकम्स द टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर मुझे पता है तो इसमें मैं अपना प्रॉफिट ऐड कर सकती हूँ। सपोज दिस इज वन फिगर,
तो अगर मुझे ये फिगर पता है तो मैं इस फिगर को लेते हुए, अगर आई नो दिस पर्टिकुलर फिगर सपोज, एंड दैट इज टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें मैं अपना प्रॉफिट ऐड करूंगी। सपोज आई हैव एडेड समथिंग एज माय प्रॉफिट, तो जैसे ही मैंने अपना प्रॉफिट इसमें ऐड किया तो फाइनल फिगर जो है वो मेरा सेलिंग प्राइस कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि हमने किस तरह कॉस्ट जो है, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करी। कॉस्ट प्राइस जो था उसमें मैंने अपना प्रॉफिट या लॉस जो रहता है वो बिजनेस में आप एड लेस करते हैं, फिर आपका सेलिंग प्राइस आता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये है कॉस्ट शीट से रिलेटेड। एंड dear students, in the next class we will discuss about the techniques of costing, मतलब cost के calculation में कौन कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सी techniques we will use so that we'll be able to calculate the cost of different forms of business। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है स्टूडेंट्स, पहले कुछ स्लाइड्स में कि अलग अलग बिजनेसेस जो होते हैं उनकी अलग अलग तकनीक होती है कॉस्ट की। फॉर एग्जांपल सर्विस सेक्टर जो है वो एक अलग फॉर्म ऑफ कॉस्टिंग अडॉप्ट करता है। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस है, सो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये एक स्लाइड है जिसमें आप अगली क्लास की हम तैयारी कर सकते हैं कि अगली क्लास में हम तकनीक के बारे में चर्चा करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द समरी डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के दौरान हमने ये देखा कि कॉस्ट जो है वो कितनी हेल्पफुल होती है बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में, हाउ वी कैन क्लासिफाई द कॉस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड इन सभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट कितनी अलग अलग तरीके की होती हैं, एंड हाउ टू यूज दोस कॉस्ट फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ calculation, and we'll be able to calculate the different types of cost based on the different forms of business, whether it is goods or whether it is services. So you'll at the end you'll be able to understand the overall concepts of cost, how to calculate the cost, and how to classify them for the better understanding. So this was all about the cost accounting. Dear students, we will discuss about HOTS, मतलब आपने पढ़ लिया है, आपने समझ लिया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। अब आपको क्या करना है, आप को एक शॉपकीपर के पास जाना है। वो ग्रोसरी शॉपकीपर मतलब सब्जी वाला भी हो सकता है, वो किराने वाला भी हो सकता है। इट्स जस्ट एन एग्जांपल व्हिच आई गेव हियर। तो आपको एक शॉपकीपर के पास जाना है, आपको पूछना है कि अलग अलग टाइप की कॉस्ट कौन वो बिजनेसमैन कौन से तरह की कॉस्ट इनकर कर रहा है, and you just need to classify them according to this particular lecture। इस लेक्चर के आधार पर, इस वीडियो के आधार पर आपने कितने तरह की कॉस्ट पढ़ी आप उनको क्लासिफाई कर पाएंगे। सो you have to classify this cost, and उसके बाद आपको ये एक्सप्लोर करना है कि वो बिजनेसमैन अपनी कॉस्ट किस तरह कम कर सकता है। So this is the first task, that means the application part. The second is you need to visit one restaurant। एक आपको रेस्टोरेंट में जाना है, उनको पूछना है कि उनकी फिक्स्ड कॉस्ट अभी तक कितनी इनकर उन्होंने कर ली है, एंड व्हाट इज देयर मंथली वेरिएबल कॉस्ट, मंथली उनकी कितनी वेरिएबल कॉस्ट आती है। देन कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, हाउ दे फिक्स द सेलिंग प्राइस, किस आधार पे वो सेलिंग प्राइस फिक्स करते हैं, एंड हाउ द कॉस्ट इज रिलेटेड, मतलब कॉस्ट का क्या रोल है फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस में। सो दीज आर द टू टास्क व्हिच इज हियर आफ्टर दिस लेक्चर, और इनके आधार पर आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर पाएंगे। सो this was all about cost accounting. These are the links for further reading। आप ये कुछ बुक्स हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिनको आप डेफिनेटली आप इनको देख सकते हैं, इनके लेक्चर्स देख सकते हैं। कुछ माइंड मैप्स हैं जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, एंड आप इनको भी ब्राउज कर सकते हैं। एंड these links will definitely help you out for your
better understanding. And now it's the time for assessment. So students, be ready for the assessment time. I hope you remember हमने सभी चीजें पढ़ी हैं. What are the types of cost, how to calculate the cost, elements of cost, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी. So let us start. All the best students. So students, your first question is, which of the following is not the element of cost? कौन सा इसमें से cost का element नहीं है? So हमने देखा था cost में 3 elements होते हैं, material, labor, expenses. So आपका समय जो है वो खत्म होने वाला है students. So answer is, आप देख पाएंगे, answer is interest. So next is next question is, which of the following is direct material cost for furniture manufacturing? Furniture manufacturing जब हम करते हैं उसमें direct cost कौन सा होता है? So insurance not, tools furniture के लिए नहीं है direct, electricity not, and next is tools. So the answer is wood. Wood जो है वो furniture manufacturing के लिए direct cost होता है. Next question is, which of the following is not a decision making cost? कौन सा decision making cost नहीं है? So opportunity, marginal, standard, ये सभी decision making cost हैं. और हम बात करेंगे जो decision making cost नहीं है वो है material cost. So the material cost is the one of the simple types of cost and it is one of the elements of cost. So ये decision making में नहीं आता students. नेक्स्ट इज ओवरहेड कॉस्ट. आप याद करेंगे मैंने शुरू में 2 कॉन्सेप्ट्स बताए थे आपको, एक प्राइम कॉस्ट था, एक ओवरहेड्स. सो ओवरहेड्स इज द सम टोटल ऑफ व्हाट? ऑल वेरिएबल, ऑल डायरेक्ट, ऑल स्पेशल या ऑल इनडायरेक्ट. सो आई थिंक यू रिमेंबर द आंसर एंड द आंसर इज, जो आपका समय खत्म हो गया है स्टूडेंट्स, आपका आंसर है ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट. सो दैट इज द ओवरहेड्स. अब हम स्टूडेंट्स, आपके सामने एक और क्वेश्चन है जो कि जिसमें आपको रीअरेंज करना है कॉस्ट को उनके कार्यों के आधार पर, उनके फंक्शंस के आधार पर. मतलब फैक्ट्री की कौन कौन सी कॉस्ट होती है और एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट कौन कौन सी होती है. सो आपका टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, हो सकता है आपने अनुमान लगा लिया होगा स्टूडेंट्स. एंड फैक्ट्री कॉस्ट जो है उसमें है फैक्ट्री रेंट, लेबर और मटेरियल. एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है stationery, salary, insurance and taxes. So this was all about the concepts of cost accounting, the elements we discussed, classification we discussed, and we did assessment also. Hope you've learned it. So finally, last but very important is to give credit to our team and the head of our team, our program coordinator, Dr. Pragesh Kumar Agrawal sir, who is a true source of inspiration and motivation behind this overall, the learning management platform which is provided to you students. And further, I just wanted to give credit to our entire e-content development technical team which is working day and night for making this happen for you students. So thank you. So thank you all. Thank you students. Stay safe, keep learning and keep getting benefited out of this initiative of Madhya Pradesh Higher Education Department. Thank you all. Thank you so much.